जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय के बारे में जाना था। राष्ट्रीय आय के बारे में दोस्तों एकदम बिल्कुल डीपली डिस्कशन किया था, जिसमें दोस्तों हम राष्ट्रीय आय को किस तरीके से किन पैमानों के आधार पर निकालते हैं। जिसमें दोस्तों हमने जीडीपी के बारे में आपको बताया था, जीडीपी के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा है और आपका हमने दोस्तों एनडीपी के बारे में भी बताया है, एनडीपी के बारे में आपको डिस्कशन किया था। और नेक्स्ट दोस्तों हमने जीएनपी के बारे में भी बताया आपको और हमने दोस्तों एनएनपी के बारे में आपको बता दिया था। एनएनपी किस तरीके से हम दोस्तों एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर निकालते हैं, किस तरीके से मार्केट प्राइस पर निकालते हैं, इस तरीके से दोस्तों हमने एनएनपी के बारे में भी बताया था। और हमने दोस्तों जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में भी जाना था, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। और जीडीपी के दोस्तों हमने ये भी जाना था कि जो हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जिससे हम पीसीआई कहते हैं। आप कह सकते हो दोस्तों पीसीआई पर कैपिटा इनकम क्या होता है, उसके बारे में जाना था कि यानी कि आप कह सकते हो प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, यानी कि एक व्यक्ति की सैलरी किस तरीके से होती है और कैसे निकालते हैं। इनके बारे में डिटेल के साथ दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था। और राष्ट्रीय आय को मापने की क्या क्या विधि है, कौन कौन से मेथड हैं, उनके बारे में जाना था। आपका आय विधि हो गया, व्यय विधि हो गया, उत्पाद विधि हो गया। इन विधियों से हम दोस्तों राष्ट्र की आय को निकालते हैं। और इसको दोस्तों जो राष्ट्र की आय है, इसको मापने का जो एक संस्था है उसका नाम सीएसओ यानी सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। और इसकी दोस्तों इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको ये भी बताया था जीडीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इनके बारे में डिटेल से दोस्तों डिस्कशन किया था। थोड़ा आपको दोस्तों बता देता भी हूँ जीडीपी क्या होता है। जीडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था। जीडीपी को आपको याद रखना है कि हमारे एक साल में एक देश की सीमा के अंदर बनने वाले सामान की जो वैल्यू होती है उसको हम जीडीपी कहते हैं। और एनडीपी के बारे में मैंने आपको बताया था। एनडीपी के बारे में क्या बताया था दोस्तों, जैसे इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था एनडीपी का। एनडीपी के बारे में सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पर एनडीपी क्या होता है। एनडीपी के बारे में सबसे पहले आपको जानना है कि एनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनडीपी को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और हम इसमें जो दोस्तों नेट का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध यानी कि दोस्तों इसमें जो गिरावट होती है उनको हटा दिया जाता है, यानी मूल्य ह्रास होती है उसको हटा दिया जाता है। मूल्य ह्रास क्या होता है दोस्तों, कीमतों में जो कमी होती है उसको घटा देते हैं। यानी कि आप जीडीपी में से जब हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास को निकाल देंगे तो हमें एनडीपी प्राप्त होता है। और दोस्तों अगर हम जीडीपी में जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी में अगर हम दोस्तों जो नेशनल इनकम नेट आपका फॉरेन इनकम है यानी शुद्ध विदेशी आय है, अगर हम इसको जोड़ देते हैं, अगर हम दोस्तों नेट फॉरेन आपकी इनकम को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों अगर हम जीएनपी में से अगर हम जीएनपी एनएनपी क्या होता है, अगर जीएनपी में से अगर हम दोस्तों डेप्रिसिएशन को निकाल देते हैं तो हमें एनएनपी प्राप्त हो जाता है। जीएडीपी और जीडीपी और नेट आपका दोस्तों नेट फॉरेन इनकम जो होता है वो भी आपका जीएनपी के अंदर आ जाता है। इस तरीके से इनके बारे में दोस्तों हमने डिस्कशन किया था। अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में इस लेक्चर में जानेंगे। मुद्रास्फीति के बारे में अगर बात करते हैं तो इसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। और मुद्रास्फीति का जो मतलब दोस्तों अर्थ जाने तो इसका जो अर्थ होता है वो आपका महंगाई अर्थ होता है। मुद्रास्फीति का मतलब दोस्तों महंगाई होता है। अब महंगाई दोस्तों किस तरीके से, महंगाई के बारे में आपको एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ महंगाई क्या होता है। जैसे दोस्तों मान के चलो ये हमारे पास कोई शुगर है यानी कि चीनी है, और मान के चलो दोस्तों चीनी का जो मूल्य है 2020 रुपये 2010 में, हमारे सब लोग जानते हो दोस्तों, सबके यहाँ पर चीनी खरीदी जाती है। चीनी जो होती है हर सब कोई जानता है चीनी के बारे में। तो चीनी की दोस्तों 2010 में चीनी की जो कीमत थी वो 20 रुपये पर केजी थी।
यानी दोस्तों 20 रुपये में हम 20 रुपये में 1 किलो चीनी यहाँ पर 2010 में खरीद सकते थे। फिर दोस्तों इसकी कीमत में फिर दोस्तों ये आपके अगर नेक्स्ट यानी 2015 में दोस्तों इसकी कीमत और बढ़ी। यानी कि दोस्तों हाँ, यहाँ पर 2015 में चीनी की कीमत हो गई 30 रुपये पर केजी। यहाँ पर दोस्तों 2015 में हम अब 30 रुपये में 1 किलो चीनी खरीद पाएंगे। फिर दोस्तों इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो 2023 में दोस्तों आपकी मान के चलो 45 रुपये किलो चीनी हो गई। यानी दोस्तों आप देख रहे हो कि हर जगह पर आपकी हम चीनी 1 किलो ही खरीद रहे हैं। हर जगह पर दोस्तों हर साल के अंदर हम दोस्तों 2010 में, 2015 में, 2023 में हम हर जगह पर जो 1 किलो चीनी ही खरीद रहे हैं। लेकिन दोस्तों चीनी के जो रेट हैं वो हर जगह अलग अलग दिख रहे हैं। यहाँ पर जो रेट है दोस्तों चीनी पर वो हर जगह अलग अलग दिख रहे हैं। यानी 2010 में हमने दोस्तों 1 किलो चीनी के लिए 20 रुपये पे किए थे, और 1 किलो दोस्तों 1 केजी के लिए हमने 20 रुपये पे किए। और दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें 2015 में यही हमने 1 किलो चीनी के 30 रुपये पे किए थे। और आप ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 2010 में हमने 2010 में जो 20 रुपये में हमने 1 किलो चीनी के जो रुपए दिए थे, अब दोस्तों 2015 में हमें 1 किलो चीनी के 30 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप ये देख सकते हो, और यहाँ पर 2010 में जो जो 20 रुपये की दोस्तों पावर, यहाँ पर खरीदने की पावर ज़्यादा थी। 20 रुपये में दोस्तों 2010 में हम चीनी को 20 रुपये में खरीद रहे थे। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये की खरीदने की पावर जो थी वो ज़्यादा थी। लेकिन दोस्तों 2015 में अब यही 1 किलो चीनी को हम 30 रुपये में खरीद रहे हैं। यानी आप कह सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि जो 20 रुपये में जो दोस्तों यहाँ पर 2010 में जो जितनी पावर थी, अब दोस्तों कम हो गई आपकी पावर। यानी कि 20 रुपये की जो खरीदने की पावर थी वो आपकी क्षमता कम हो गई 2015 में। तो पहले जो दोस्तों 20 रुपये हम जब 20 रुपये में जब 20 रुपये में आपकी जब जो जितनी ताकत थी, तो हम 20 रुपये के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चीनी खरीद लेते थे। और यहाँ पर दोस्तों आपकी अब नेक्स्ट अगर पॉइंट में बात करते हैं तो यहाँ पर 30 रुपये की चीनी खरीद पा रहे हैं। यहाँ पर हम दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो हाँ, यहाँ पर दोस्तों 30 रुपये में हम चीनी खरीद पा रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि अगली साल यानी कि नेक्स्ट जो हम 2015 की साल में यहाँ पर हम दोस्तों 10 रुपये फालतू दे रहे हैं। यानी जो 1 किलो चीनी के यहाँ पर हमको 30 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 रुपये फालतू हमारे जा रहे हैं 1 किलो चीनी पर। मतलब आप देख सकते हो कि हर साल पर दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पैसा है आपका, पैसे की ताकत आपकी कमजोर होती जा रही है। इसी तरीके से 2023 में दोस्तों 45 रुपये किलो चीनी हमको मिलेगी। तो यहाँ पर भी आगे जाकर भी दोस्तों इस चीनी की कीमत, चीनी की जो दोस्तों आप कह सकते हो यहाँ पर पैसे की जो कीमत है अगली साल भी कमजोर हो जाएगी। अब इसका मतलब दोस्तों आप कह सकते हो कि चीनी तो आपकी 1 किलो ही थी, आपकी चीनी तो सिर्फ 1 किलो ही थी, लेकिन कीमत आपकी बढ़ती जा रही है। जो कीमत है दोस्तों वो बढ़ती जा रही है। तो आप कह सकते हो दोस्तों, जब हमारी जो वस्तुएं होती हैं, चाहे आपकी दोस्तों जो सेवाएं होती हैं, इनकी कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि को हम महंगाई कहते हैं। जो दोस्तों आपकी वस्तु कोई भी हो गई, चाहे आपकी दोस्तों सेवाएं हो गई, अगर इनकी कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों उसको हम महंगाई कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? महंगाई कहते हैं। जब दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना, जब भी महंगाई बढ़ती है तो वो आपकी पैसे की जो कीमत होती है, यानी कि पैसा जो होता है आपका, इसकी जो क्षमता होती है, यानी कैपेसिटी जो होती है, वो पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है। खरीदने की जो क्षमता होती है वो दोस्तों, इस पैसे की क्षमता कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही वैसे पैसे की खरीदने की क्षमता भी कम होती जाती है। जैसे जैसे दोस्तों आपकी महंगाई बढ़ेगी वैसे ही वैसे आपकी पैसे की खरीदने की क्षमता जो होती है वो कमज़ोर होती जाती है।
यहाँ पर दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, आपकी यही डेफिनेशन है कि जो वस्तुएं और आपकी जो वस्तुएं और सेवाओं की कीमत स्तर में होने वाली लगातार वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। यानी कि दोस्तों जब हम 2010 में 20 रुपये में दोस्तों 1 किलो चीनी खरीद रहे थे, और फिर दोस्तों 2015 में उस चीनी को हम दोस्तों 30 रुपये में 1 किलो चीनी को खरीद रहे थे। यहाँ पर आप कह सकते हो कि सीधे के सीधे हमारे 10 रुपये फालतू दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा 20 रुपये में हम जो आप कह सकते हो 20 रुपये में जो हम 1 किलो चीनी खरीद लेते थे, तो यहाँ पर हमारी अब 20 रुपये में हम यहाँ ले जाएंगे 2015 में, तो हमको 1 किलो चीनी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो पैसे है, पैसे की जो कीमत है वो घटती जा रही है, पैसे की जो कीमत है वो घटती जा रही है। इसलिए हमको अब ज़्यादा रुपए ले जाने पड़ेंगे, यानी कि 30 रुपये ले जाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर तो और 2023 में तो डबल इसकी दोगुनी क्षमता यहाँ पर दोगुनी क्षमता से दोस्तों इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों हमें डबल रुपए ले जाने पड़ेंगे 45। तो 45 रुपये दोस्तों यहाँ पर जब देंगे तब हम यहाँ पर चीनी खरीद पाएंगे। यहाँ पर कह सकते हो दोस्तों हमारी जो पैसे की क्षमता है वो यहाँ पर और ज़्यादा कम हो गई है। तो वही पॉइंट है दोस्तों, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता होती है वो भी आपकी कम हो जाती है। तो वही दोस्तों पॉइंट दे रखा है यहाँ। जब हमारे मुद्रा की जो क्रय शक्ति होती है, यहाँ पर जो दोस्तों हमारे पैसे की जो खरीदने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है वो दोस्तों आपकी कम होती जाती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी, वैसे ही वैसे मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है वो भी दोस्तों कम होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। एक और नेक्स्ट एग्जांपल से देख देख लेते हैं दोस्तों। मान लो कि हमने यहाँ पर कोई 10 रुपये का पेन खरीदा, फिर दोस्तों फिर अगली कुछ साल बाद हमने फिर उसी पेन को दोस्तों 15 रुपये का खरीदा। फिर उसी एक पेन को, ये आपका एक पेन है दोस्तों, एक पेन की कीमत है 10 रुपये, फिर कुछ साल बाद दोस्तों आपकी उसी पेन की कीमत 15 रुपये हो जाती है। तो दोस्तों उसी पेन की कीमत 20 रुपये हो जाती है। यानी कि पहले दोस्तों आपकी 10 रुपये में पहले 10 रुपये में इतनी क्षमता थी कि वह दोस्तों हम उस पेन को खरीद सकते थे। लेकिन दोस्तों अब हम 15 रुपये में उस पेन को अब हम 15 रुपये में दोस्तों खरीद रहे हैं उस पेन को। यानी आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हो दोस्तों कि हमारे जो 10 रुपये की जो खरीदने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो अब कम हो गई। अब हमें दोस्तों यहाँ पर 5 रुपये और बढ़कर यानी कि 10-15 रुपये यहाँ पर लाने पड़ेंगे तब हम खरीद पाएंगे। फिर दोस्तों अगली बार तो फिर अगली साल क्या होगा, यहाँ पर और दुगने रुपए देने पड़ रहे हैं हमें। यहाँ पर आपके और दुगने रुपए देने पड़ रहे हैं, इसका मतलब पैसे की कीमत और ज़्यादा घट गई। तो वही है दोस्तों, जब हमारी महंगाई बढ़ती है तो आपका जो पैसे की जो कीमत पैसे की जो खरीदने की शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। पैसे की जो शक्ति होती है दोस्तों, खरीदने की शक्ति होती है, उसको भी हम वो कम हो जाती है। जैसे अगर हम दोस्तों नॉर्मल, जैसे पहले हमें क्या होता, आप सभी जानते हो कि पहले हम किसी चीज़ को, पहले दोस्तों जैसे मेला मेला किया करते थे लोग बाग, तो वो आपके 10 रुपये में पूरा मेला कर लेते थे आपका। 10 रुपये में दोस्तों वो अपना पूरा 10 रुपये में पूरा मेला कर लेते थे। और जैसे ही दोस्तों अब क्या होता है कि अब दोस्तों इस टाइम पर ये इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब 10 रुपये की जो शक्ति है, जो पावर है, वो अब बिल्कुल कम हो गई है। अब 10 रुपये में तो दोस्तों कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, अगर हमारी महंगाई बढ़ेगी तो जो मुद्रा की जो क्रय शक्ति है, जो दोस्तों परचेजिंग पावर है, वो भी कम हो जाएगी। तो इसी में पॉइंट में आपको ये समझना है, जब मूल्य एक पॉइंट है दोस्तों, मूल्य प्राइस, आप कह सकते हो दोस्तों कि अगर हमारा जो मूल्य है यानी जो प्राइस है, जो महंगाई है, वो क्रय शक्ति जो परचेजिंग पावर में दोस्तों उल्टा संबंध होता है। मूल्य में और क्रय शक्ति में उल्टा संबंध होता है। अगर हमारा प्राइस यानी महंगाई बढ़ रही है तो दोस्तों पैसे की परचेजिंग पावर कम होती जाएगी, और अगर दोस्तों हमारी प्राइस घट रहा है तो परचेजिंग पावर ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, ये आपका प्राइस है, ये आपका मान के चलो, ये आपका प्राइस है। यानी आप कह सकते हो जब हमारा मूल्य बढ़ता है, यानी कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है, तो हमारी दोस्तों जो महंगाई है, आप कह सकते हो इसको महंगाई, मूल्य प्राइस, या इसको कह सकते हो महंगाई, महंगाई कह सकते हो। या अगर आपका प्राइस यानी कि प्राइस बढ़ता है यानी कि महंगाई जब बढ़ती है,
तो जो मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति होती है, जो परचेजिंग पावर होती है, वह दोस्तों कम हो जाती है। जब हमारी महंगाई बढ़ेगी तो पैसे की जो मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति होती है वह कम हो जाती है। अगर दोस्तों प्राइस अगर महंगाई आपकी गिर रही है तो आपकी जो परचेजिंग पावर है, मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति है वो आपकी बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों अगर हम वर्तमान एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं, जैसे कि एक दोस्तों आप कीजिए, ये आपकी दोस्तों मार्केट है। यहाँ पर मार्केट मतलब हम यहाँ पर 20 रुपए ले गए सब्जी खरीदने के लिए। तो यहाँ पर मात्र दोस्तों हमें सब्जी यानी कि 20 रुपए में 1 किलो मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों सब्जी 20 रुपए में हमें 1 किलो मिलेगी। अगर यहीं पर हम मंडी में चले गए तो यहीं पर 20 रुपए में दोस्तों हम कई सारी सब्जी बहुत सारी सब्जी ले आएंगे। यहाँ पर 1 किलो की जगह पर यानी आप कह सकते हो यहाँ पर हम 5 किलो खरीद के ले आएंगे, क्योंकि मंडी में हमें दोस्तों ज़्यादा महंगाई देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों मार्केट में ज़्यादा महंगाई देखने को मिलेगी। तो वही है दोस्तों, अगर यहाँ पर महंगाई जब बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी कि मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो 20 रुपए में यहाँ पर हम कम आइटम खरीद पा रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों जब आप कह सकते हो जब हमें कम देखने को मिलेगा, जब हमें प्राइस कम देखने को मिलेगा तो हम दोस्तों वहीं पर हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर मार्केट में दोस्तों प्राइस ज़्यादा देखने को मिलता है, मंडी में कम प्राइस देखने को मिलता है। तो अगर हम मंडी में दोस्तों जाएंगे तो प्राइस कम है तो हम दोस्तों कम रुपए में भी ज़्यादा सामान खरीद लेंगे, तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। और यहाँ पर दोस्तों महंगाई होती है मार्केट में, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में जब महंगाई की वजह से यहाँ पर दोस्तों हमारी जो परचेजिंग पावर है वो आपकी कम हो जाती है। वो दोस्तों आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, यानी कि कम आया सामान खरीद सकते हो। तो यही दोस्तों आपकी एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो होती है वो आपकी दो तरीके की होती है। यहाँ पे भी दोस्तों इसके दो प्रकार होते हैं मुद्रास्फीति के। पहले अगर हम बात करें, पहला जो टाइप है वो दोस्तों वो आपकी मुद्रास्फीति का वो मांग जनित मुद्रास्फीति है, यानी कि डिमांड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर मांग जनित मुद्रास्फीति है दोस्तों पहला प्रकार। दूसरा है आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। पहला है दोस्तों आपका मांग जनित मुद्रास्फीति, दूसरा है आपका लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। अगर दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों जैसे हमारे देश के अंदर अगर टोटल जो डिमांड है यानी कि जो कुल मांग है, अगर दोस्तों कुल मांग ज़्यादा हो टोटल सप्लाई से, टोटल डिमांड दोस्तों अगर ज़्यादा हो टोटल सप्लाई से, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी कि कुल मांग दोस्तों अगर दोस्तों कुल मांग आपूर्ति से दोस्तों अगर ज़्यादा है, कुल मांग अगर आपूर्ति कम से ज़्यादा है तो आपकी दोस्तों मांग जनित मुद्रास्फीति कहलाती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हो जब जब दोस्तों हमारी जब मांग बढ़ेगी तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो अगर कुल कुल जो मांग है वो क्या होती है दोस्तों, कुल मांग अगर हम कुल मांग के बारे में बात करते हैं तो ये आपकी मांग बढ़ती कैसे है, कुल मांग दोस्तों बड़ी कैसे हो जाती है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे दोस्तों ऊपर मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मांग बढ़ने से महंगाई तो बढ़ेगी। तो दोस्तों मांग आपकी बढ़ेगी कैसे, बढ़ती कब है, जैसे आपको बता देते हैं कि जब वो दोस्तों हमारे देश में बहुत ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, जब हमारे देश में दोस्तों पैसा ज़्यादा आ जाए, यानी देश में जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो लोगों के यानी कि जब दोस्त पैसा तो लोगों के ही पास रहेगा, कि पैसा तो हमारे लोगों के ही पास रहेगा, यानी लोगों के पास जब रुपए ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों ऑटोमेटिक है कि रुपए जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी डिमांड ज़्यादा होने लगेगी। पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी मनी सप्लाई पैसा ज़्यादा हो जाए या मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, डिमांड बढ़ने लगेगी। इसको दोस्तों कैसे समझें हम, अब जैसे कि दोस्तों एक एग्जांपल से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यानी एग्जांपल में दोस्तों हम ही समझते हैं, जैसे कि हमें घर से मिलते हैं, मान के चलो 1,000 रुपये घर वालों ने दे दिए, 1,000 घर वालों ने रुपए दे दिए। तो घर वालों ने जब हमें 1,000 रुपये दिए और कहा कि आपको एक एक महीने ये आपको इतने चलाने, तो यहाँ पर दोस्तों एक महीने ये चलाने के लिए अब हमें 1,000 रुपये जब इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारी जितनी भी डिमांड है उनको हमें कम करना पड़ेगा।
डिमांडों को दोस्तों कम करना पड़ेगा, तब हम 1,000 रुपये चला पाएंगे। और अगर यहीं पर दोस्तों घर वालों ने हमें दे दिए 1,00,000 रुपये, अगर यहीं पर दोस्तों घर वालों ने कह दिया कि 1,00,000 रुपये हमको 1 महीने चलाने हैं, तो यहाँ पर जब हमारे पास दोस्तों 1,00,000 रुपये आ जाएंगे, तो हम बहुत सारी, यहाँ पर अब देख सकते हो, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पास पैसे कम थे तो डिमांड नहीं थी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे हमारे पास पैसे ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर दोस्तों 1,00,000 रुपये अगर हमें 1 महीने चलाने हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की डिमांड हो जाएगी अपने आप से। चाहे हम दोस्तों आपका, अगर आप कह सकते हो दोस्तों, रूम को भी आप रूम रेंट लो, यानी कि जो रूम अगर देखोगे रेंट पर, तो उसमें भी दोस्तों आपको बढ़िया से बढ़िया रूम देखना पड़ेगा, बढ़िया रूम की डिमांड करोगे। अगर दोस्तों खाने में भी आप होटल के खाने की डिमांड करोगे, रेस्टोरेंट पर भी डिमांड करोगे, रेस्टोरेंट में जाने की भी डिमांड करोगे दोस्तों, और अपना जो भी जितनी भी लग्जरियस लाइफ है दोस्तों, उसकी सबकी डिमांड करते जाओगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। यहाँ पर वही पॉइंट कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, जब हमारे पास हमारे देश के अंदर पैसा जब ज़्यादा हो जाता है, यानी मनी सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे देश के अंदर दोस्तों डिमांड यानी कि मांग बढ़ने लगती है। यह पॉइंट आपको दोस्तों समझ में आया होगा। अगर दोस्तों, अगर मैं आपको, यही पॉइंट है दोस्तों, हमारे पैसे जब बढ़ने से मांग बढ़ती है, और दोस्तों आप कह सकते हो जब हमारे पैसे पैसे बढ़ने से हमारी जब मांग बढ़ती है, तो आप कह सकते हो दोस्तों, तो हमारी अगर सप्लाई यानी टोटल सप्लाई से जब ज़्यादा मांग होती है, तो दोस्तों महंगाई उत्पन्न हो जाती है। आप यही पॉइंट है दोस्तों, जब डिमांड, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, तो पैसे के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगी, और दोस्तों इस तरीके से भी महंगाई बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों आप कह सकते हो, डिमांड हमारी जो सप्लाई से ज़्यादा अगर हमारी दोस्तों मांग ज़्यादा हो जाती है, तो हमारी महंगाई उत्पन्न हो जाती है। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, एक एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 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 दोस्तों आपके पास, मान के चलो कोरोना का जो टाइम था, इस टाइम पर हमें सैनिटाइजर लेना था, सैनिटाइजर जो लेना था, और इस टाइम पर दोस्तों सैनिटाइजर, कोरोना के टाइम पर यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी, यहाँ पर मतलब आप कह सकते हो डिमांड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर दोस्तों सैनिटाइजर, मान लो दुकानदार के पास मात्र 100 सैनिटाइजर थे, और यहाँ पर दोस्तों डिमांड जो थी वो 2,000 लोगों की डिमांड थी। यहाँ पर दोस्तों 2,000 लोग इन 100 सैनिटाइजर को बढ़ाने लेना चाह रहे थे, तो लोग, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब डिमांड ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि अब इनके रेट ये महंगा महंगा कर देंगे यहाँ पर, और महंगा कर देंगे तो दोस्तों फिर यहाँ पर लोगों की वजह से यहाँ पर महंगाई हुई, तो यहाँ पर दोस्तों महंगा अपने आप से महंगाई बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों जो फिर अपना जो एक प्रोडक्ट ये अपना 200 का बेचेंगे, यहाँ पर दोस्तों 200 का 400 का भी बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर महंगा अपने आप से हो जाएगा, क्योंकि इसको दुकानदार को पता चलेगा कि यहाँ पर 1,000 2,000 लोग खरीदने वाले हैं, तो मेरा अपने आप से खरीद जाएगा, तो ये महंगा कर देगा। तो इस तरीके से भी आपकी महंगाई बढ़ जाती है। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे दोस्तों आपका, जैसे मान के चलो ये कोई टीवी वाला दुकानदार है, और इसके पास मात्र 10 टीवी की सप्लाई है, यानी जो सप्लाई है दोस्तों वो मात्र 10 टीवियों की सप्लाई है। और अगर दोस्तों इसके पास मात्र एक अगर व्यक्ति जाता है, एक व्यक्ति जाता है दोस्तों खरीदने के लिए, तो यहाँ पर अभी इसकी कोई डिमांड नहीं है, और सप्लाई भी दोस्तों अभी ज़्यादा है, तो एक व्यक्ति अगर जाएगा इसके पास, तो नॉर्मली ये है कि दोस्तों ये कम अपना रुपए भी रेट कम करके इसको दे देगा। अगर यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर अगर इसकी डिमांड हो जाए, यहाँ पर 20 लोग खड़े हो, यानी कि 50 लोग आ जाए, 50 लोगों अगर यहाँ पर डिमांड करने लगे दोस्तों, अगर इसकी सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो, तो फिर ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर टीवियों के जो रेट है इनकी महंगा कर देगा, इन टीवी को दोस्तों महंगा कर देगा। इसको पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर 50 लोग हैं, कोई ना कोई तो आके खरीदेगा, तो ये महंगा कर देगा और इसकी बेच भी जाएंगे। तो यही है दोस्तों पॉइंट, कि अगर हमारी कुल मांग ज़्यादा है, अगर हमारी दोस्तों सप्लाई से अगर मांग ज़्यादा होती है, तो इस कारण हमें जो महंगाई उत्पन्न हो जाती है, इस कारण से भी दोस्तों आपकी महंगाई उत्पन्न हो जाती है। एक ये आपको दोस्तों यही आपका कहलाता है मांग जनित मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं दोस्तों, लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति के बारे में बात करते हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहलाता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि ये आपकी लागत में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रा स्फीति होती है, यानी कि दोस्तों किसी भी प्रोडक्ट में बनने में जो लागत आ रही है, वो अगर उस लागत में दोस्तों वृद्धि हो जाए, तो वो आपकी कहलाती है आपकी लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। अब कैसे दोस्तों,
एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान लो दोस्तों कोई आपकी ब्रेड कोई कंपनी है, अगर ब्रेड बनाने की कोई कंपनी है आपके पास, अगर दोस्तों ये कंपनी, अगर अगर ये दोस्तों जो कंपनी है, अगर ये गेहूं को ले रही है 20 रुपए, अगर गेहूं ले रही है दोस्तों, गेहूं, अगर इसने गेहूं खरीदे, गेहूं की यहाँ पर कीमत मान लो 20 रुपया है। ठीक है दोस्तों, अगर इसने यहाँ पर गेहूं 20 रुपए इसकी कीमत थी, और इसने कंपनी ने अपना ब्रेड बनाया और मार्केट में इसने दोस्तों आपका 10 रुपए का बेच दिया। अब यहीं पर दोस्तों इस गेहूं की कीमत, ये गेहूं आपका कच्चा माल है, कच्चा माल इसके फैक्ट्री में जाएगा, तब दोस्तों आपका ये, आपका दोस्तों विनिर्माण होके एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहीं पर दोस्तों इस कीमत की अगर वैल्यू, अगर कीमत, गेहूं की कीमत आपकी 40 रुपए हो जाए, अगर दोस्तों यहाँ पर गेहूं की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, तो फिर ये ब्रेड आपका 10 रुपए में नहीं बेचेगा, अब ये दोस्तों ब्रेड आपका 20 रुपए में बेचेगा। तो यह दोस्तों आपकी लागत वृद्धि में होने के कारण मुद्रास्फीति यानी कि आपकी ये महंगाई बढ़ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों, जब कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, आप कह सकते हो जब कच्चे माल की कीमत बढ़ती है, तो दोस्तों महंगाई भी बढ़ जाती है, महंगाई भी बढ़ती है। यहाँ पर आपको पॉइंट ये समझना है। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हो, जैसे हम, जैसे आप पेट्रोल आप देख सकते हो, पेट्रोल भी एक तरीके का दोस्तों, पेट्रोल डीजल की जो कीमत बढ़ जाती है। जैसे दोस्तों अगर हम, जैसे अगर दोस्तों पेट यानी कि आप कह सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि अगर हम दोस्तों पहले कहीं पर दूसरे स्थान पर ऑटो से जब जाते थे तो हमको 10 रुपये किराया देना पड़ता था। अगर हमें दोस्तों यहाँ से यहाँ पर ऑटो से जाना पड़ता था तो हमें 10 रुपये किराया देना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब जब दोस्तों हमारे इसमें ऑटो में डीजल पेट्रोल जो भी डलता है दोस्तों, सीएनजी डलती है, अगर उसकी कीमतों में अगर दोस्तों बढ़ोतरी हो जाए, तो यह ऑटोमेटिक है दोस्तों, ये ऑटो वाला यहाँ पर अब कीमत 20 रुपये कर देगा। क्योंकि जो कच्चा माल है, जो सीएनजी, जो पेट्रोल, जो डीजल है दोस्तों, इसकी लागत में जो वृद्धि हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर ये महंगा कर देता है। अब ये दोस्तों ऑटो वाला है पहले आपका, अब पहले ये दोस्तों हमारा जो भी है ऑटो वाला, ये पहले 20 रुपये का तेल खरीदता था, अब ये 50 रुपये का दोस्तों तेल खरीदेगा। तो जब 50 रुपये का तेल खरीदेगा तो दोस्तों फिर अपने आप से ये कि आपसे ज़्यादा रुपये लेगा। पहले ये दोस्तों 20 रुपये का तेल खरीदता था, तब आपसे 10 रुपये लेता था। अब यहाँ पर 50 रुपये का तेल खरीद रहा है, तो फिर अब यहाँ पर 20 रुपये ज़्यादा ले, 10 रुपये से ज़्यादा 20 रुपये अब लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 20 रुपये लेगा। तो इस तरीके से भी दोस्तों आपकी लागत प्रेरित ये मुद्रास्फीति कहलाती है, यानी लागत में जब वृद्धि हो जाती है, लागत में वृद्धि होने के कारण आपकी ये मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।